अच्छा, एक पीरियड जो है ना, अभी तो मैं आपको ये रहीम के दोहे है ना, अपन इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पीरियड में आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो आप व्याकरण की बुक वगैरह लेके बैठिएगा, अपनी कॉपी लेके बैठिएगा, ठीक है? तो कल मैंने आपको रहीम के दोहे आपको मैंने बता दिए थे, कुछ दोहों का आपको अर्थ मैंने बताया था। आज आगे हम पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। यस मैम। नाद यस मैम। रीझि नाद रीझि तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते नर रहीम पशु से अधिक रीझे कछौ न दे। ठीक है, नाद रीझि तन देत मृग, नरधन हेत समेत। तो इस दोहे में पता कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि नाद रीझि तन देत मृग, यानी कि जो हिरन है उसको संगीत बहुत अच्छा लगता है। ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ठीक है ना, हिरन जो है संगीत की तान पर मुग्ध होकर के क्या करता है, अपने शरीर को भी बलिदान कर देता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि शिकारी जो है वो जब हिरन का शिकार करता है तो उसके लिए क्या ट्रिक अपनाते हैं, जो शिकारी जानते हैं कि संगीत बजाते हैं। हिरन को संगीत बहुत पसंद है, तो हिरन क्या करता है, संगीत की तान पर मुग्ध होकर के जहां संगीत बज रहा होता है वहां पर पहुंच जाता है और शिकारी जो है उसका शिकार कर लेता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नाद रीझ तन देत मृग, कि संगीत की तान पर मुग्ध होकर जो है हिरन अपने शरीर का भी बलिदान कर देता है। ठीक है, क्यों? और पता क्या करते हैं, शिकारी उसका शिकार करने के लिए संगीत का सहारा लेते हैं और जिसके संगीत को सुनकर के क्या करता है, हिरन अपने सुध खो बैठता है और अपने प्राणों का त्याग कर देता है, क्योंकि शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। आगे वो कह रहा है नरधन हेत समेत। ठीक है, और मनुष्य भी क्या करता है, अपने धन को दूसरों पर न्यौछावर कर देते हैं, है ना, लेकिन प्रेमवश, है ना, लेकिन ते रहीम पशु से अधिक रीझेव कछु न दे। तो रहीमदास जी कह रहे हैं लेकिन वे नर पशु से भी गए गुजरे हैं, ते रहीम पशु से अधिक रीझेव कछु न दे। लेकिन वे जो मनुष्य हैं वो पशु से भी गए गुजरे हैं जो रीझेव कछु न दे, अर्थात जो किसी पर रीझ जाते हैं, किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना धन खर्च नहीं करते। मतलब उन्हें धन से अधिक प्रेम होता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो बताते हैं, नाद रीझ तन देत मृग। नाद का अर्थ होता है ध्वनि, ठीक है, संगीत की ध्वनि ना, नाद। अच्छा, रीझना यानी कि मोहित होना। मृग तो आप जानते हैं, मृग मतलब हिरन है, ठीक है। तो नाद रीझ तन देत मृग, जो मृग जो है, मृग को, हिरन को संगीत बहुत पसंद है, संगीत बहुत अच्छा लगता है। और ये ट्रिक जो है, ये बात शिकारी जानते हैं, जो अच्छा शिकारी होता है वो जानता है कि हिरन जो है वो संगीत बजाएंगे और उसकी ध्वनि सुन करके वो पास आ जाएगा और शिकारी अपना जाल बिछा लेता है और उसको उसका शिकार कर लेता है। तो ना, तो मतलब हिरन को संगीत से इतना प्रेम है कि वो संगीत पर रीझ करके अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। समझ में आया? तो क्योंकि हिरन अपना संगीत से मोह नहीं छोड़ पाता और अपने प्राण त्याग देता है। नरधन हेत समेत, ऐसे बहुत से मनुष्य भी होते हैं जिनके पास बहुत सारा धन होता है और वो भी जो है किसी से प्रेमवश जो है मतलब कुछ दे देते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ते रहीम पशु से अधिक रीझों कछु ना देते। लेकिन कुछ मनुष्य पता कैसे होते हैं, जो कि किसी से प्रेम तो करते हैं, आपस में अच्छी मित्रता है, अच्छी रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी रीझों का प्रेम करते हैं, आपस में अपनापन रखते हैं, सब रखते हैं, लेकिन फिर भी मुसीबत के समय किसी को कुछ देते नहीं है, है ना। वो कहते हैं ना, क्या बोलते, दमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, है ना। कहने का अर्थ है कि सब कुछ चला जाए लेकिन पैसा नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ ये आपको? आ रहा है समझ में? यस मैम। अब यस मैम। आगे हम दोहा पढ़ेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो इस दोहे में कवि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो बात एक बार बिगड़ गई है ना, वो फिर दोबारा बनती नहीं है। अगर मित्रता में या रिश्तेदारी में एक बार खटास आ जाती है तो फिर वो पहले वाली बात नहीं रह जाती। कई बार आप लोग तो छोटे हैं, इसलिए आप लोग ये सब चीजें अभी नोटिस नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों के सामने नहीं पड़ रहा होगा, नहीं आ रही होगी, पता नहीं आप कितना उस चीज को मतलब
देख रहे हो, समझ रहे हो। आप देखते हैं कई बार दो मित्रों में बहुत मित्रता होती है, खूब आना जाना, खाना पीना सब होता है, फिर बीच में थोड़ा सा कट हो जाता है और तो पहले वाली बात नहीं आ पाती। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, कि जो बात एक बार बिगड़ जाती है, जो एक बार जो संबंधों में मनमुटाव आ जाता है ना, फिर वो आप कितना भी प्रयत्न कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, पहले वाली बात नहीं बनती। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जिस प्रकार से रहीमदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से फटे दूध को हम कितना भी मथ लें, लेकिन उसमें से मक्खन को अलग नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? देखो, दूध में मक्खन होता है, अपन जानते हैं, है ना। माखन होता है दूध में, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है कि उसको अपन दूध को जमाएंगे, फिर उसको मथेंगे, तो उसमें से मक्खन अलग हो जाएगा। फटे दूध में भी वही है, फटे दूध में भी चिकनाई तो है ही, घी तो है, मक्खन तो है, लेकिन उसको हम कितना भी फेंटे, कितना भी मथें, उसमें से हम मक्खन को अलग नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से जो बात एक बार बिगड़ जाती है, संबंधों में एक बार जो मनमुटाव हो जाता है, उसको हम बाद में कितना भी एक करने की कोशिश करें, लेकिन वो बात फिर से बनती नहीं है। ठीक है, आपस में बोलचाल हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन मन में एक गांठ रह जाएगी कि यार एक बार ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मनमुटाव रह जाएगा, तो पहले वाली बात नहीं आ पाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फटे हुए दूध को हम कितना भी मथें, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन उससे माखन को अलग नहीं किया जा सकता, उसमें से हम माखन नहीं निकाल सकते। क्लियर है? Yes, ma'am. आया समझ में? मैम पर दूध से मैम पनीर भी तो बना सकते हैं। अरे बेटा, दूध से पनीर तो बना सकते हैं, लेकिन हम उसको मथ करके, फटे दूध से आप पनीर बना सकते हो, लेकिन फटे दूध से आप मक्खन को अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना? यस मैम। ये बात है। अब आगे वाला दोहा देखते हैं हम लोग। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुही कहाँ करे तरवारी। तो रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, तो यहाँ पर क्या है, बड़ों और छोटों दोनों की ही उपयोगिता को बताया है। तो क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि हमें बड़ों को अपना करके छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो रहीमन देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कि हमको बड़े को अपना करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, सुई कहाँ करे तरवारी, कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। भाई सुई बहुत छोटी होती है, तलवार बड़ी होती है, लेकिन जो सुई का काम सिलने का होता है वो काम दोनों ही लोहे की बनी होती है, लेकिन जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। ठीक है ना? इसलिए हमें कभी भी छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक दोहा है, ठीक है ना, तिनका कभौ न निंदिए जो पायंतर होए, कभौ उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। कि तिनका कभौ न निंदिए जो पायंतर होए, अर्थात पैरों के पास पड़े हुए या पैरों के नीचे पड़े हुए तिनके को हमें अब उसकी निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब उड़े आंखन पर, पता नहीं कब हवाएं उड़ करके वो हमारी आंखों में गिर जाए और हमें पीड़ा पहुंच जाए। आपकी देखें, एक छोटा सा बाल, एक छोटा सा तिनका आंखों में चला जाता है, छोटा सा कोई धूल का कण आंखों में चला जाता है, तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी दर्द होती है, होता है ना। लेकिन जबकि हमारे हमारे हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक तो धूल का कण है, हम उसको नगण्य मानते हैं, हम उसको कुछ नहीं मानते। लेकिन वही एक छोटा सा कण जब आंखों में पड़ जाता है तो बहुत पीड़ा पहुंच जाता है। मतलब कहने का अर्थ, हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका अपने अपने, सबके अपनी उपयोगिता है, बड़ों की भी अपनी उपयोगिता है तो छोटों की भी अपनी उपयोगिता है। आप देख रहे हैं अभी जो कोरोना काल में है ना, लॉकडाउन जब हुआ, तो जो कामगर थे, जो कर्म है ना, ये श्रमिक थे, उनको क्या किया, उनको उनके मालिकों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो लोग अपने अपने गांव में पलायन कर गए, अपने अपने गांव चले गए, बहुत परेशानी से गए वो लोग। अब जब इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, लॉकडाउन खुल गया है, हम अपना कोई भी हम फैक्ट्री चला सकते हैं, स्टार्ट कर, अब श्रमिकों को बुला रहे हैं, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, आने से मना कर दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो आज हम अपनी फैक्ट्री
श्रमिकों के बलबूते पे तो चलाते हैं, और जबकि हम उनको नगण्य समझते हैं, हम उनको कुछ नहीं समझते। लेकिन आज हम नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो इस समय हमें उनकी भी उपयोगिता का पता चल रहा है। कहने का अर्थ है कि छोटे बड़े सभी की अपनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमको कभी भी किसी को ना छोटा समझना चाहिए, है ना, किसी को छोटा नहीं समझ, क्योंकि क्या पता कब कौन अंबानी बन जाए, कौन क्या बन जाए, ठीक है ना। अब घर में कई बार होता है एक बच्चा जो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कुछ नहीं करता, उसको मम्मी कहती है तुम कुछ नहीं करो, निकम्मे हो निकम्मे हो निकम्मे हो। कई बार वो इतना अच्छा काम कर जाता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? यस मैम। यस मैम आ रही है। आ रही है? अच्छा चलिए एक बार और उसको बताती हूँ मैं। Yes, ma'am. रहीमन देखिए बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें दोनों की उपयोगिता बताई है, बड़े और छोटों को। तो उन्होंने कहा कि हमको बड़ों को अपना करके छोटों का त्याग, छोटों का तिरस्कार हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। तो कहने का अर्थ है कि सभी वस्तुओं का अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड वाला, रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपना थोड़ा बहुत अपनी संपत्ति का संग्रह करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही संपत्ति जो है वो हमारी विपदा में सहायता करती है, कोई और सहायता नहीं करता। तो आज अगर मेरे पास थोड़ा बहुत रुपया होगा तो हम दूसरे से मदद मांगेंगे तो वो थोड़ी बहुत मदद तो कर सकेगा ना। लेकिन अगर हमारे पास खुद की कुछ भी नहीं है तो दूसरा किस आधार पर आपकी मदद करे, नहीं कर सकता। तो रहीमन ने संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय। तो यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में विपदा आने पर उसका धन ही उसका सहायक होता है, दूसरा और कोई विपत्ति में सहायता नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो बिनु पानी जो जलज को, बिना पानी के कमल को, जलज कमल को कहते हैं, जलज को नहीं रवि सके बचाए, उसको सूर्य नहीं बचा सकता। तो मतलब पानी है नहीं और सूर्य अगर उस पर मतलब अपने प्रकाश फेंक रहा है तो नहीं, क्योंकि एक पेड़ को, एक पुष्प को पल्लवित होने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, तो सूरज की भी आवश्यकता होती है। अगर जल नहीं होगा तो सूरज उसका कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार बिना पानी के कमल को सूर्य भी नहीं बचा सकता, ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी बहुत संपत्ति, धन का संग्रह करना चाहिए। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत है, तो हमेशा ये मत समझो कि पैसा हमेशा रहेगा। अपनी विपत्ति के लिए थोड़ा बहुत हमको संग्रह करके रखना चाहिए। आज जितना आ रहा है उतना ही नहीं उड़ा देना चाहिए कि मेरी इतनी सैलरी है तो पूरी की पूरी मैं उड़ा दूं, नहीं। थोड़ा सा धन संग्रह, ये आप लोगों के लिए भी एक सीख है कि आप बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा धन संग्रह की आदत को डालिए। लेकिन हाँ, धन संग्रह करना है, लेकिन उसको इसमें और भी इसमें दिए हुए ना दोहे, लेकिन धन संग्रह करें आप, लेकिन उसको परमार्थ में भी लगाएं। जब जरूरत हो तो परमार्थ, क्योंकि अगर धन एक जगह ही रहेगा, परमार्थ में नहीं लगाओगे तो उस धन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका। लेकिन आपको धन संग्रह, आपको मम्मी पॉकेट मनी देती है तो सारी खर्च मत करो, थोड़ा बहुत बचा के रखो, क्योंकि क्या पता आपको कौन सी चीज कब अच्छी लग जाए, फिर आप मम्मी के आगे हाथ फैलाते हैं, मम्मी पैसे दे दो, मम्मी फिर कहेंगे नहीं अभी नहीं दूंगी, ये और वो दुनिया भर का। तो आपके पास अपना कुछ अमाउंट होगा तो आप अपनी मनचाही चीजों को खरीद सकते हैं, है ना। कोई मैं बच्चे ऐसा हमने हो, भी अपने गुल्लक में पैसे डाल रखे हैं। वेरी गुड। तो धन संग्रह की आदत होनी चाहिए बेटा, थोड़ा बहुत, ताकि अगर कभी आपको अपने जरूरत की चीज हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप मम्मी से बार बार मांगे। अच्छा एक तो वो, तो कई बार क्या होता है कि आपकी किसी बच्चे से बहुत अच्छी दोस्ती है, उसको किस चीज की जरूरत है तो आप अपने उसमें पॉकेट मनी में से उसको थोड़ा सा आप दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। पता मुझे ध्यान है, मैं बहुत छोटी सी थी, हम लोग साउथ घूमने के लिए गए, तो मेरे पास 25 पैसे उस समय एक थोड़ा वैल्यू रखते थे। ये बात होगी 85 की मैं बता रही हूँ ना, 84-85 तब की बात है। तो हम लोग साउथ गए, तो हम एक होटल में ठहरे, उसके बाहर क्या हुआ, मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे उतर के आई, बच्चों की तो होती है कौतूहल जानने का, तो उसके बाहर एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था, ठीक है। मैं बहुत देर से देख रही थी कि ना कोई उससे, छोटी थी मैं, बहुत देर से देख रही थी कि कोई उससे खरीद नहीं रहा। मेरे पास 25 पैसे थे, मेरे को इतना मतलब
दुख हुआ, मेरे पास 25 पैसे थे तो मैंने उसको वो दे दिए, वो मुझे गुब्बारा देने लगा, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, है ना, और मैं उसको 25 पैसे देकर आ गई। तो आज वो 25 पैसे भले ही उसके लिए उसकी कितनी वैल्यू हो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो अपने, मेरे पास पैसा था तो मैंने थोड़ा बहुत उसको, मेरे की बात इससे नहीं है कि आप कितने की मदद कर रहे हैं, बात यह है कि आपकी नीयत कैसी है ना, आपकी नीयत मदद करने की है या नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी संपत्ति का, जो भी आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो सारा मत खर्च करो, थोड़ा थोड़ा सा उसको बचा करके आप रखें, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो आपको किसी दूसरे की, कैसी आवाज आ रही है मुझे, तो आपको किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। तो वही बात यहाँ पर समझाइए, हमने क्या कहा कि जो दोहे हैं वो जब लिखे गए थे तब भी सार्थक थे और आज के परिवेश में भी उतने ही सार्थक हैं। आज देखो एकदम से हम लोगों पर विपत्ति आई, एक ऐसी महामारी आई, आज अगर हमने, जिन लोगों ने धन संग्रह किया है तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है ना। भाई देखो कुछ की तो मजबूरी होती है, मजबूरी ये होती है कि बहुत कम सैलरी मिल रही है, बहुत कम उनकी इनकम है, परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो सकता, वो बेचारा व्यक्ति कैसे सेविंग कर सकता है ना, फिर भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं खूब सैलरी आ रही है लेकिन दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं, दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं, फिर पता चला विपत्ति के समय कुछ है ही नहीं, मुसीबत के समय कुछ है ही नहीं, फिर बहुत कड़े कदम उठाने पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में था, बहुत अच्छी उसकी सैलरी थी, मदर फादर उसके गवर्नमेंट जॉब में थे, से रिटायर होके चुके थे, अच्छा हो रहा था, सब कुछ अच्छा था, अचानक ये लॉकडाउन हुआ, कंपनी से उसको निकाल दिया गया, कुछ दिनों बाद उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ी। तो सुसाइड क्यों किया? क्योंकि उसने, उसको धन संग्रह की प्रवृत्ति ही नहीं थी, वो सारा जितना सैलरी आती थी सब अपने ऐश मतलब आराम में मतलब खर्च कर देते थे, और जब प्रॉब्लम्स आई तो फिर अब शर्म इतनी, क्योंकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर था वो व्यक्ति, तो वो ना तो अपने माँ बाप से कह पाया, ना अपने इन लॉज वगैरह से कह पाया कि भाई शादीशुदा था, बच्चे भी थे, कि भाई मुझे धन की जरूरत है, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी कि भाई इतनी अच्छी मैं सैलरी ले रहा हूँ लेकिन मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम कैसे कहूँ। आज को हर कोई कहेगा अरे तुमने सेविंग नहीं की, तुमने कुछ बचा के नहीं रखा। कुछ लोगों की तो मजबूरी होती है बेचारों की, वो कितना भी कुछ कर ले नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग करते हैं वो भी दोनों हाथों से पैसा उड़ाते हैं और धन संग्रह नहीं करते। तो तब के दोहे लिखे हुए आज भी पूरे सार्थक हैं कि रहीमन ने सब, मैं आप लोगों को इस बात पर इसलिए जोर दे रही हूँ कि आप अभी बच्चे हैं, अभी से ही आप में थोड़ा 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 पैसे इकट्ठे करने की आदत होनी चाहिए, और लेकिन पैसा इकट्ठा करके मुट्ठी भींच के नहीं रखनी है। अगर कोई आपका मित्र है, आपके कोई आसपास है, कोई जरूरतमंद है, थोड़ी बहुत उसकी मदद आप जरूर करें। तो रहीमन इस संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, अगर आपके पास खुद का धन संग्रह नहीं है, खुद का धन नहीं है, तो विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, तो बिना जल के कमल को रवि भी नहीं बचा सकता। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में? मैम, यस मैम, Yes, ma'am. रहीमन पानी Yes, ma'am. राखिए बिन Yes, पानी ma'am. सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो Yes, यहाँ पर ma'am. रहीम दास जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी, यहाँ पानी का जो मतलब है वो है सम्मान से, ठीक है। अब यहाँ पानी के विभिन्न अर्थ हैं, पानी का अर्थ किससे सम्मान से भी है, पानी यानी कि जल भी है, और पानी में चमक भी है ना। तो ये अनेक अर्थ ही पानी के यहाँ पर अनेक अर्थ दिए हुए हैं, ठीक है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर कहा गया है, रहीम दास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को रहीमन पानी राखिए, यानी कि मनुष्य को अपनी गरिमा, मनुष्य को अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए, बिनु पानी सब सून, क्योंकि बिना सम्मान के, बिना इज्जत के सब कुछ सूना है, कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, निरर्थक है। तो आगे वो कह रहे हैं पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो पानी के बिना संसार में मोती, मनुष्य और चूने का कोई महत्व नहीं है। मोती का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि मोती की अगर चमक चली जाती है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, हम उसको फेंक देते हैं। मोती का जो मूल्य है वो मोती की चमक चमक से ही है। जान रहे हैं ना आप मोती? मोती आप जानते हो, Yes, ma'am. है ना। तो मोती की, जब तक मोती में चमक है, मोती को संभाल के रखेंगे, और उसका पानी, उसको पानी कहते हैं, चमक को क्या कहते हैं? पानी कहते हैं। अगर मोती का पानी हट गया
तो उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य, और अगर मनुष्य का सम्मान एक बार चला जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई उसको नहीं पूछता है। एक बार इज्जत चली जाती है समाज में तो कोई उसको नहीं पूछता। और दूसरा चून, तो चून पता है यहाँ पे चून दो चीज को हम कह सकते हैं। जैसे एक है चून मीन्स चूने से भी हम लगा सकते हैं, एक चून है आटा। देखो पता क्या है, कवि तो अपनी बात को कह गए, अर्थ उसका ग्रहण करना वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस अर्थ में ले रहे हैं। तो चून का अर्थ देखो, एक तो चूना भी हो सकता है कि अगर चूने में जब हम पानी डालते हैं तभी चूने की महत्व है कि नहीं है। तो उसको कलई कर सकते हैं हम लोग, पेंट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। और चून अगर हम आटे के संदर्भ में भी ले रहे हैं तो आटा बगैर पानी के उसका कोई महत्व नहीं। अपन कुछ कर सकते हैं क्या? आटे में जब हम पानी डाल करके आटा गूंदेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, तभी तो रोटी बनेगी, है ना। तो कहने का अर्थ है कि बिना पानी के संसार में मोती, मनुष्य और चूने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि चमक से, मोती की चमक से ही उसका सम्मान है। उसी प्रकार से ईश्वर और मनुष्य जो है, मनुष्य का पानी यानी मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो वो भी निरर्थक है, बेकार है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार से जल से ही चूने का महत्व है। तो कहने का अर्थ है, रहीमदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य को अपनी रहीमन पानी राख के बिन पानी सब सून, कि मनुष्य को अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, अपनी इज्जत को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ निरर्थक है। ठीक उसी प्रकार से पानी के बिना संसार में पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि एक बार अगर पानी चला जाता है तो मोती मानुष चून का कोई महत्व नहीं है। अर्थात कि मोती की चमक चली जाती है, उसकी कोई महत्व नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य की अगर इज्जत एक बार चली जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा हाँ बेटा हाँ। ठीक है। और चून यानी कि चूने, बिना पानी के चूने का कोई महत्व नहीं है। तो ये थे आपके दोहे, और ये अब आपको समझ में आ गए सारे अच्छी तरह से। हाँ मैडम। प्रश्न उत्तर मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे इसके। अब और बताइए अब क्या करना है। मैम क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर बेटा क्वेश्चन आंसर तो मैंने पहले ही भेज दिए थे आपको, शुरू में ही भेज दिए थे। नहीं मैम, आपके व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क आज ही भेजना है ना? 3 तारीख है ना आज? हाँ आज भेजिए, आज से 5 हाँ। 3 दिन खुला हुआ है, 3, 4 और 5, ठीक है। 2 से 4 तो के मैम बीच टाइमिंग? 2 से 4 ओके मैम। है ना, तो आप भेज दीजिएगा। अब और बताओ, ये समझ में आ गया जो मैंने समझाया है? अब यस आपकी जो मैम। प्रॉब्लम्स हैं वो यस बताएं। मैडम। अभी मेरे पास ये कौन बीच बीच में इतना अजीबोगरीब आवाज से बोल रहा है? हाँ, ये अगर कोई बच्चा है तो बहुत ही अजीब आवाज लग रही है मुझे। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ क्लास चल रही है। अब मेरे पास 6 मिनट है, आप बताएं। मैम हाँ बोलिए। 7th 2 है, वापस बताना। 7th वाला कौन सा है? नाद ऋषि तन देत अरे मृग बहुत आसान नर्द। है। नाद रीच तन देत मृग। पता क्या, हिरन को संगीत बहुत पसंद है। समझ में आया? जैसे कहीं गाना बज रहा होगा, कहीं ढोल बज रहा होगा, कुछ धुन बज रही होगी, तो जैसे क्या होता है, जंगलों में आदिवासी वगैरह रहते हैं ना, तो वो संगीत वगैरह शाम रात को उनका क्या होता है, मनोरंजन का साधन संगीत ही होता है ना। तो कहने का अर्थ है कि हिरन को संगीत से बहुत प्रेम है, और जहाँ कहीं संगीत बजता है तो वहाँ हिरन, अपने शहरों वहरों में नहीं, क्योंकि शहरों के आसपास हिरन है ही नहीं, उस क्षेत्र में जहाँ हिरन बहुत होते हैं, जहाँ हिरन है तो वहाँ, तो ये बात मतलब मानने की है, ये बात अपन को तो अभी पता चली है, लेकिन ये शिकारियों को पता है कि हिरन जो है वो संगीत की तान सुन करके उस ओर आकर्षित होता है। तो क्या करते हैं, शिकारी जो है वो हिरन का शिकार करने के लिए संगीत बजाते हैं, और संगीत, और जो हिरन है उस संगीत की आवाज को सुन करके वहां आकर्षित हो जाता है और अपनी जान खो बैठता है, क्योंकि शिकारी तो शिकार करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। नरधन हेत समेत, ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जिनके पास की काफी धन दौलत होती है, ठीक है ना, और वो भी क्या करते हैं, प्रेमवश धन दौलत किसी को दे देते हैं। प्रेमवश मतलब जैसे आज किसी की बहन है, कोई भाई है, कोई मित्र है, तो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन ते रहीम पशु से अधिक रीझे कछुना दे, लेकिन कुछ मनुष्य जो है वो पशु से भी गए गुजरे होते हैं, जो रीझे कछु, रीझना यानी कि किसी पर किसी से प्रेम करना,
प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ मतलब दोस्त, दोस्त प्रेम का ये भी प्रेम होता है, दोस्ती में भी प्रेम होता है, प्रेम होता है तभी तो दोस्ती होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीझने पर भी किसी को कुछ देते नहीं है। आज हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्ती है, आज हम मुसीबत में हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पैसों से प्यार होता है, मुसीबत के समय वो आपसे दूर हट जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसों से ज्यादा प्यार करते हैं, आप पर रीझने पर भी, आप प्रेम वश भी वो आपको कुछ देते नहीं है। और जबकि हिरन है, हिरन क्या करता है? संगीत से प्रेम करता है और अपनी सुध बुध खो बैठता है, संगीत जहाँ बज रहा है वहां होता है वहां चला जाता है, शिकारी उसका शिकार कर लेता है और प्राणों का त्याग कर देता है। लेकिन कुछ मनुष्यों को पैसों से प्यार होता है तो वो दोस्ती का भी त्याग, रिश्तों का भी त्याग कर देता है। पैसों का त्याग नहीं करेगा लेकिन दोस्ती और रिश्तों का त्याग कर देगा। आप बताएं। मैम कुछ एक प्रॉब्लम? क्वेरी है। हम्म, मैम एक क्वेरी है। हाँ बोलिए। मैम मैम हमने ना दोनों वीडियोस तुम कब जाओगे अतिथि चैप्टर के मैम दोनों पूरे वापस देख लिए। हाँ हाँ लेकिन मैम आपने दोनों वीडियोस में एक वीडियो में तो आधा चैप्टर समझा दिया आपने मैम, दूसरे वीडियो में और मैम दूसरी वीडियो में आधा जो चैप्टर लेफ्ट हाँ था हाँ ना हाँ वो हाँ आपने हाँ। समझाया। तो मैम आपने बोला कि है ना मंडे को मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ये उसके बाद हम व्याकरण करेंगे। लेकिन मैम है ना आपने एक न्यू चैप्टर शुरू कर दिया कुल्लू कुमार की इसके कहानी। क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए मैंने? नो मैम दोनों वीडियो वापस देख लिए शुरू। नो मैम, मैम नहीं है उसमें। नहीं है पक्का? मैडम नहीं है, नहीं है। यस अच्छा मैम। चलो ठीक है, तो अभी यस कर लो, मैम। उसमें क्या दिक्कत आ रही, फटाफट बता देती हूँ। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा है? तो अतिथि जिनके 4 दिनों से उनके घर पर रह रहा है, ठीक है। कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? तो लेखक के घर की दीवार पर लटके हुए कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में विनम्रता से फड़फड़ा रही। कैसे फड़फड़ा रही हैं? अपनी सीमा में, क्योंकि कैलेंडर के पेजेस तो अलग हो नहीं सकते, कैलेंडर हम टांग देते हैं तो उसकी अपनी एक सीमा है, ठीक है ना। तो लेखक के घर की दीवार पर लटके कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में विनम्रता से क्या कर रही हैं? फड़फड़ा रही हैं, ठीक है। तो कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं? कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में विनम्रता से फड़फड़ा रही हैं। क्लियर? यस मैम। अच्छा, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया? तो लेखक ने घर में आए हुए अतिथि का स्वागत कैसे किया था? पति पत्नी ने स्नेह भरी मुस्कान से गले लगकर, और लेखक की पत्नी ने, मतलब जो पति था, जो लेखक थे, सादर नमस्ते किया, हाँ, लेखक ने तो क्या किया? अपने मित्र को मुस्कान से, स्नेह भरी मुस्कान गले से लगाया, और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने क्या किया? सादर नमस्ते कहकर के उनका स्वागत सादर नमस्ते किया। किया। बहुत आसान है। किया। दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो दोपहर के भोजन को लंच कहा गया है ना भाई, तो ऐसे तो लंच की गरिमा है ना, प्रदान। लंच, हाँ, लंच कहकर, कैसी? तो कौन सी गरिमा प्रदान की गई? तो लंच कहकर गरिमा प्रदान की गई। जैसे हम लोग वैसे तो क्या कहते हैं भाई, अब चलो दोपहर को खाना खा लो, ये शाम को खाना, अब क्या है, दोपहर को लंच कहते हैं तो जरा वेटेज बढ़ जाता है ना। रात को हम करते तो डिनर, अभी हम डिनर किया, अभी ये लिया, तो थोड़ा सा गरिमा बढ़ जाती है ना, थोड़ी इज्जत बढ़ जाती है लंच और डिनर शब्द से। क्लियर? यस मैम। ये चीज है। यस मैम। अब उसके बाद तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा? तो तीसरे दिन सुबह अतिथि ने उनसे लॉन्ड्री के बारे में पूछा और कहा भाई उनको धोबी से कि वो अपने कपड़े धोबी को देना चाहते हैं, चाहता हूँ। है ना। समझ में आ गया कि वो यस मैम। लॉन्ड्री, है ना, लॉन्ड्री का पता पूछा और किसी भी अपने कपड़े धोबी को देना चाहते, धोबी से धुलवाना चाहते हैं, धुलवाने के लिए धोबी को देना चाहते हैं। बहुत आसान है। सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? तो सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर अतिथि के लिए खिचड़ी बनाई गई, डिनर से खिचड़ी है ना? बनी थी। हाँ, खिचड़ी बनाई गई, ठीक है। अब उसके बाद है कि लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहता था? तो लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था? लेखक, बेटा टाइम मेरे को लगता है पूरा हो गया शायद, है ना? हाँ, चाहता था। इसमें वो आ जाता है ना, टाइम हो गया पूरा। तो अब या तो कहो कि मैं आपको ग्रामर कराऊं या इसको कंप्लीट करेंगे, बोलो क्या करें? इसको कंटिन्यू करें? मैम इसको कंप्लीट। इसको कंटिन्यू ग्रामर
चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट पीरियड इसको मैम कंप्लीट इसमें भी 50% करना है क्या? यस 50% करना है, लेकिन मैंने क्या समझाया, पढ़ना हमको पूरा है। कोई क्वेश्चन कौन सा कहाँ से आ जाता है, मैं आपको एक बुक से करवाऊंगी, है ना, वो क्वेश्चन जो संभावित जो आ सकते हैं और जो आ Yes, चुके ma'am. हैं, तो उनकी क्या लैंग्वेज है, क्योंकि हमारा कोर्स कराने को तो मैं आपको हफ्ते 2 हफ्ते में 15 दिन में पूरा कोर्स करा दूंगी, लेकिन फिर हम लोग साल भर करेंगे क्या, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न होते हैं इस तरीके के, है ना, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी, और या जो पहले आए हुए हैं उस तरीके के क्वेश्चन। अब क्या है, पढ़ने के बाद हमको साल भर रिवीजन ही तो करना है, तो आपकी तैयारी हो जाएगी आराम से। बस आप मेरे साथ जैसा मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, बस मुझे इतना साथ दीजिए मेरा कि ना आप पढ़ते जाओ जो जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना। हम क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद टाइम बचेगा तो मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम्स पूछूंगी, ठीक है। चलिए बाय, Okay, ma'am. मिलते हैं अगले पीरियड। Okay, ma'am.